Hi everyone. In previous video, we completed till section 2, clause 21, that is movable property. In today's class, we will start with section 2, clause 22, that is number. So let's read. Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing plural number include the singular number. क्या मीनिंग हुआ कि जो सिंगुलर नंबर हैं उनमें प्लूरल नंबर इंक्लूड होते हैं और जो प्लूरल नंबर हैं उनमें सिंगुलर नंबर इंक्लूड होते हैं। अब जो प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज कि सेक्शन 2 क्लॉज 22 किसके बारे में बात करता है और आपको ज़्यादा रिमेंबर करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 23 दैट इज ओथ। ठीक है, 23 जो आपका क्लोज है वो किस बारे में बात करता है? ओथ के बारे में। बस आपको इतना ही याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लोज 24 दैट इज ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन हमें पता है कि एक्ट विच इज मेड पुनिशेबल बाय लॉ दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। ठीक है, इतना ही याद करना है। आफ्टर दैट वी विल गो टू सेक्शन 2 क्लोज 25 दैट इज ओमिशन। अब ओमिशन क्या है? जैसे हमने एक्ट का रीड आउट किया था कि एक्ट डिनोट्स एज वेल सीरीज ऑफ एक्ट्स एज एन एक्ट। इन द सेम वे ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन। सीरीज ऑफ ओमिशन जो है वो सिंगल ओमिशन का पार्ट बनते हैं और एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन वी विल रीड इन सेक्शन 3 क्लॉज 4 एंड ऑल्सो सेक्शन 32 IPC की एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। अब आ जाता है कि ओमिशन कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली जो है आपके ओमिशन होते हैं लीगल ओमिशन, मोरल ओमिशन। अब जो लीगल ओमिशन होता है वो पुनिशेबल बाय लॉ होता है। मोरल जो ओमिशन है वो आपकी एक मोरल ड्यूटी को डिनोट करता है, दैट इज नॉट पुनिशेबल। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मोरल ओमिशन क्या हो गया? मान लो हम जा रहे थे, हमारे हाथ में फॉर एग्जाम्पल खाना है। ठीक है, एक भिखारी बैठा है, वो कहता है कि खाना दे दो। अब उसके बाद जो है हमने उसको खाना नहीं दिया, हम आगे निकल गए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओमिशन तो हुआ है, ठीक है, कि हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती थी कि हम उसको खाना दे दें, लेकिन ये जो है पुनिशेबल नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड जो आपका लीगल ओमिशन होता है वो अगर कोई पर्सन करता है, यानी कि जो आपकी लीगल ड्यूटी होती है, परफॉर्म करनी होती है आपको, और आप वो नहीं करते, उस केस में क्या है कि वो पुनिशेबल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे जेल सुपरिंटेंडेंट है, वो जो है एक प्रिजनर है, ठीक है, कैदी है, उसको जो है उसने खाना देना उसकी लीगल ड्यूटी है। अब क्या होता है कि वो जानबूझ के, उसको पता है कि वो प्रिजनर बीमार है, लेकिन वो जानबूझ के उसको खाना नहीं देता। अब उसको ये भी पता है कि अगर वो उसे 10 दिन तक खाना नहीं देगा तो हो सकता है कि वो मर भी जाए, लेकिन वो फिर भी उसको खाना नहीं देता। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर उसने सिर्फ मोरल ओमिशन नहीं किया बल्कि उसने लीगल ओमिशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बन जाता है? वो लाइबल हो जाएगा। ये जो उसका ओमिशन है वो क्या हो जाएगा? पुनिशेबल हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 26 दैट इज पर्सन। अब पर्सन क्या है? हमारे बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी मैं आपको कोई भी किसी भी लेक्चर को आप सुनते हो, ठीक है, तो उस आपके साथ जो है हमेशा बेयर एक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है बेयर एक्ट पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होगी और बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं वो भी पता लगेगा। सो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन 2 का क्लॉज 26 बात करता है पर्सन के बारे में। पर्सन क्या है? पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, चाहे तो वो कंपनी है वो भी क्या है? पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ बॉडी है, वो भी किसकी डेफिनेशन में आ रहा है? पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है। या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स, काफ़ी सारे पर्सन्स ने जो है एक बॉडी बनाई हुई है, वो क्या है? विदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपका, प्रीलिम्स के लिए बन सकता है कि क्या पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड बॉडी इंक्लूड है या फिर कॉर्पोरेटेड भी इंक्लूड है? तो यहाँ पर क्या है? बोथ आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है,
आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 2, नेक्स्ट क्लोज आ जाता है सेक्शन 2 क्लोज 27, दैट इज पब्लिक। पब्लिक क्या है, आपको सिर्फ वैसे इतना ही याद रखना है कि सेक्शन 2 क्लोज 27 पब्लिक के बारे में बात करता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रीड आउट करते हैं कि पब्लिक क्या है। क्लास ऑफ पब्लिक भी हो सकता है या कोई कम्युनिटी हो सकती है, यानी कोई समुदाय हो सकता है, वो आपका पब्लिक की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लोज 28, किसकी बात करता है, पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हर एक क्लोज आपको क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए आपके मेजर क्वेश्चन जो हैं सेक्शन 2 से बनते ही बनते हैं, चाहे वो आप एडीए का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जुडिशरी का दे रहे हो या कोई अदर AIB या कोई भी लीगल एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब आ जाता है आपका सेक्शन 2 का क्लोज 28, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है काफ़ी वास्ट दी हुई है। क्लियर यही है कि जो हमारी कोई भी पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। आगे हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि जो जो क्लॉजेज हमें मेंशन है बेयर एक्ट में, वो उसमें उसके अंडर जो काम कर रहे हैं जो ऑफिसर्स या अथॉरिटी, वो चाहे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं या नहीं, इट डजेंट मैटर, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब क्या जाता है, कौन कौन से आएंगे क्लॉजेस। हमारी बात करता है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी नेवी और एयरफोर्स। आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, वो सब किस में इंक्लूड हो रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। एवरी जज, जितने भी आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो सारे किस में इंक्लूड हो रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट में। ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। मेंबर ऑफ पंचायत है, वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा, जो पंचायत के सदस्य होते हैं। या फिर आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रल हमारे ट्राइब्यूनल होते हैं, उनमें जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं, वो भी क्या है, हमारी पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, पब्लिक सर्वेंट में। Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, जैसे जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर, ये सब आपके किस में आएंगे, पब्लिक सर्वेंट में। उसके बाद आ जाता है जो प्रिवेंटिव करते हैं ऑफेंसेस को, जो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, यानी जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए, वो किस में आ रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। या फिर एवरी ऑफिसर जिसकी भी ड्यूटी है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, वो किस में आ रहा है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। उसके बाद जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में है। जो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में हैं। सो जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, वो भी किस में आ रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। जो हमारे इलेक्टोरल इलेक्शन से रिलेटेड जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो सब किस में आएंगे, पब्लिक सर्वेंट में। जो इलेक्शन कमीशन होता है, उनमें जो ऑफिसर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑल, वो सारे किस में आ रहे हैं, आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। या फिर कोई पब्लिक ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने असाइन की है, कलेक्टर वगैरह जो है, वो आपके किस में आ रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, कि पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, जो हमने अभी रीड आउट किए हैं, उसमें जो क्लॉजेज में फॉल कर रहे हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं या नहीं किए, इट डजेंट मैटर। उसके बाद आ जाता है आपका एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में जो आपको परफॉर्म कर रहा है पब्लिक ड्यूटी, वो सारे पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। इलेक्शन का क्या मतलब होता है, इलेक्शन फॉर पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, जो विधानसभा वगैरह के आपके इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपल MC वगैरह बनते हैं, अदर पब्लिक अथॉरिटी, कोई अदर पब्लिक अथॉरिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी करेक्टर के हों, द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो कि सिलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू जो है वो जो है आपकी सत्ता में आते हैं, वो सारे जो, उसका क्या मतलब होता है आपका इलेक्शन। इलस्ट्रेशन आ जाती है उसके बाद हमारी। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इलस्ट्रेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ इलस्ट्रेशन आपकी प्रीलिम्स में भी उठ के आ जाती है या फिर मेंस में भी वो डाल देते हैं।
तो इलस्ट्रेशन जो है वो एक मेजर पोर्शन जो है हमारा मेजर रोल प्ले करती है। अब आ जाता है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। अब आपसे प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, ठीक है। सो इसमें इलस्ट्रेशन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। एक केस लो आया था रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज ऑफ 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था कि जो एमएलएज हैं, एमएलएज कौन हो गए, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी किस डेफिनेशन में आएंगे, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में ही आएंगे। ये चीज इसमें क्लियर की थी। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 का क्लोज 29, दैट इज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव में बस आपको इतना याद रखना है कि ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशियंट कोज। क्या मैटर करता है, सफिशियंट कोज है उसके पास टू बिलीव दैट थिंग, कि उसको मतलब काफी हद तक उसको मतलब सफिशियंट है उसके लिए कि भाई इस पे बिलीव किया जा सकता है इस चीज में। और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये हमेशा रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लोज 30, दैट इज स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ में। लोकल लॉ क्या होता है, जो पर्टिकुलर पार्ट पे, इंडिया के पर्टिकुलर पार्ट पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज लोकल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एस से क्या हो गया स्पेशल लॉ और एस से क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये यहाँ तक जो है आज हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सेक्शन 2। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।